नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स और स्टैटिक्स वाले पार्ट्स को साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोग कॉमर्स में अगर बात करें तो रेशियो एनालिसिस तक की चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, और स्टैटिक्स में हम लोग डिफिनीशंस, फंक्शंस और इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टैटिक्स वाले पार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में सांख्यिकी की क्या सीमाएं होती हैं जिसके अंदर में रहकर ही सांख्यिकी अपनी काम को कर पाती है, और इन सीमाओं के भीतर ही या कह सकते हैं इन सीमाओं के अंदर ही सांख्यिकी अपने काम को सत्य रूप में या निष्कर्ष रूप में ले आ पाती है। तो पहला अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, आगे हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, फिर दिया है स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, फिर दिया है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा, फिर दिया है स्टैटिकल्स लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, फिर दिया है देयर इज लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिक्स, साथ ही दिया है प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट्स। अभी हम लोग डिटेल्स में इन चीज़ों को समझ रहे हैं, केवल बस यहाँ पॉइंट आप देख लीजिए। स्टैटिकल रिजल्ट में बी मिसलीडिंग इफ कोटेड विदाउट कॉन्टेक्स्ट, और लास्ट में आपका दिया है स्टैटिकल मेथड इज द ओनली मेथड ऑफ स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये कुछ आपके 8 पॉइंट्स हैं। तो इन 8 पॉइंट्स को हम लोग अब डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है निकलता है। तो पहला पॉइंट जो था आपका दिया हुआ है कि स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। मतलब कहने का ये है कि जो स्टैटिक्स है वो गुणात्मक चीज़ों का या क्वालिटेटिव चीज़ों का अध्ययन नहीं करती है, वो केवल आपके संख्यात्मक तथ्यों का या कह सकते हैं न्यूमेरिकल चीज़ों को ही क्या करती है, अध्ययन करती है। या हम लोग जिन चीज़ों को नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों पर वो अध्ययन कर सकती है। जिन चीज़ों का हम लोग नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसका अध्ययन स्टैटिक्स नहीं कर सकती है। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, या कोई व्यक्ति किसी से कितना प्यार करता है, ये चीज़ आप कंपेयर स्टैटिक्स में नहीं कर सकते या स्टैटिक्स इन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकता है। बट अगर हम लोग किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को या किसी व्यक्ति की विवेकशीलता को उसको अगर अंकों में कन्वर्ट कर ले तो स्टैटिक्स उस पर अध्ययन कर सकता है। जैसे कि हम लोग किसी क्लास के बच्चों का अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो उस रिजल्ट से हमें क्या पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितना होशियार है, कौन बच्चा कितना कमज़ोर है। तो वो क्या होता है, उसकी बुद्धिमत्ता को हम लोग किससे, उसके विषय के नंबरों से क्या कर दिए, उसको रिफ्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग उसकी बुद्धिमत्ता को किस में कन्वर्ट कर दिए, अंकों के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, उसके प्राप्तांक को या कह सकते हैं उसके रिजल्ट को हम लोग अंकों में कन्वर्ट करके उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि स्टैटिक्स केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करती है जो क्या हो, संख्यात्मक तथ्यों में हो सके। वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट, जैसे कि ये जो मेथड है या कह सकते हैं ये जो बुद्धिमत्ता है परखने का, ये इनडायरेक्ट है, जिसे हम लोग बुद्धिमत्ता को अंकों से इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में देखें तो अगर हम लोग कहें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या कैसे कोई देश कितना अमीर है, तो वहाँ पे हम लोग उस देश के लोगों की क्या करते हैं, सैलरी को या प्रति व्यक्ति आय को क्या करते हैं, आकलित करते हैं। तो वो सभी प्रति व्यक्ति आय किस में होती है, नंबर्स फॉर्म में होती है। ये तो हम कहते नहीं है कि फला व्यक्ति किसी व्यक्ति से ज़्यादा अमीर है, कि कोई व्यक्ति किसी से कम अमीर है, या राम श्याम से 2 गुना अमीर है या श्याम राम से 1 गुना कम है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को जब तक संख्यात्मक तथ्यों में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं तब तक वो चीज़ स्टैटिक्स अध्ययन नहीं कर पाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टैटिक्स की यही एक कमी है कि वो क्वालिटेटिव चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाती है। वो केवल और केवल किस परिधि में है, केवल वो संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करने में आपका स्टैटिक्स कार्यरत हो पाती है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दिया था आपका स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्यिकी क्या होता है, वो समूह पर अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है।
यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर किसी हम लोग एक व्यक्ति से किसी चीज़ का रिजल्ट निकालने की सोचेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पूर्ण रूप से गलत होगा। अगर हम लोग किसी विश्वविद्यालय के चीज़ों को परखना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति से अगर उसका इंटरव्यू लेके उसकी योग्यता को हम लोग अगर परखें तो हम लोग उस विश्वविद्यालय को उससे नहीं आंक सकते हैं या उससे नहीं मेजर कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है या विश्वविद्यालय में सही तरीके से लोगों को परीक्षित नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग विश्वविद्यालय के क्या करते हैं, सभी अलग अलग विषयों पर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जैसे कि अगर समझे कि अगर साइंस डिपार्टमेंट होगा तो हम लोग साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों का परीक्षण करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट होगा तो आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चों का परीक्षण करेंगे, कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा तो उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चों को हम लोग परीक्षित करेंगे और फिर आकलन निकालेंगे। तो पता चलेगा कि विद्यालय या विश्वविद्यालय के का जो आकलन है वो कैसा है, कौन सी डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छी है विश्वविद्यालय की, कौन सी डिपार्टमेंट कम अच्छी है। अगर हम लोग एक व्यक्ति को लेकर केवल क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ें निष्कर्ष हम लोग सही तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ स्टैटिस्टिक्स की एक कमी ये भी है कि वो हमेशा क्या होती है, समूह में ही अध्ययन करती है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर सकती है। तो ये यहाँ पे आपका यही चीज़ था। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दिया था कि होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा, या हम लोग कहें एक रूपता और सजातीयता जो होती है सांख्यिकी समांकों में जरूरी होती है। यहाँ पे ये समझिए जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा कैसे होना चाहिए, सभी डाटा एक दूसरे से एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ जैसे हमने पहले वाले में हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें किसी विश्वविद्यालय के लोगों को परखना है तो हम साइंस डिपार्टमेंट के लोगों को अलग परखेंगे, कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोगों को अलग परखेंगे और आर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अलग परखेंगे। ये नहीं होगा कि हम लोग सभी को क्या कर लें, सभी को एक साथ परखने लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सभी को एक साथ परखने लगेंगे तो इसमें होमोजेनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये साइंस डिपार्टमेंट का रहेगा, ये कॉमर्स का रहेगा, ये आर्ट डिपार्टमेंट रहेगा। तो इससे क्या होगी, आपकी जो रिजल्ट आएगी वो क्या होगा, सत्य नहीं होगी। इसीलिए हमको जो रिजल्ट जो जांचना होगा उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमको साइंस डिपार्टमेंट के लोगों को अलग जांचना होगा और आर्ट डिपार्टमेंट को अलग जांचना होगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट को अलग जांचना होगा। अगर इसी में आर्ट रहेंगे, इसी में कॉमर्स रहेंगे, इसी में साइंस रहेंगे, इसी में सब लोग आ जाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, गलत निकल आएगा। इसीलिए जो स्टैटिक्स है उसमें क्या होनी चाहिए, जो स्टैटिक्स का हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी जो भी डाटा है वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, कोरिलेट होनी चाहिए या रिलेटिव होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा यही है। अगर हम लोग गाय को बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, सिंपल वे में समझिए, तो हम लोग को गाय का ही डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नहीं कि शेर का भी डाटा ले आ लें, भैंस का भी डाटा ले आ लें, बकरी का भी लेते आए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, केवल गाय के अगर अध्ययन करना है तो हम लोग गाय के ही चीज़ों का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को शायद समझ गए होंगे। सिंपल सा पॉइंट है कि होमोजेनिटी और सजातीयता का क्या मतलब है। ये सजातीयता मतलब यही जो हमने गाय वाला एग्जांपल दिया है, वही चीज़ आप लोग समझिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि इसकी और क्या सीमा है, तो दिया हुआ है कि स्टैटिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब कि जो भी रिजल्ट आते हैं वो एवरेज में ही सत्य होते हैं। मतलब कि आपका अगर हम लोग एक चीज़ों से अध्ययन करके रिजल्ट निकालें तो वो सत्य नहीं होता है जब तक हम लोग उसे एवरेज में लेके ना चलें। अगर हम लोग इसको एग्जांपल में समझें, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो अधिकतम आयु वर्ष है वो 60 वर्ष मानी गई है। तो ये जो 60 वर्ष है ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अब 60 वर्ष ही जिएगा, ऐसा संभव या ऐसा सत्य नहीं होता है। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रूप में कहें कि जो भी हमारी जनसंख्या है 130 करोड़, उसमें से क्या है, आपके एवरेज लोग क्या होते हैं 60 वर्ष तक ही जीवित होते हैं। उनकी जो एवरेज आयु है वो 60 वर्ष है। इसका रिजल्ट ये नहीं निकलता है कि इंडिविजुअल क्या होगा, वो पर्सन 60 वर्ष ही जीवित रहेगा।
और ये भी एक चीज़ है कि स्टैटिक्स जो होता है, जो स्टैटिक्स के लॉ होते हैं, नियम होते हैं, वो दीर्घ काल के लिए सत्य होते हैं, अल्पकाल के लिए सत्य नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी समझिए कि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट देखते हैं तो वो शायद हो सकता है सही ना हो। जैसे कि आप लोग को समझिए इस चीज़ को कि हमेशा आप लोग देखते होंगे जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है। जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाती, क्योंकि वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस होती है। वो हमें ज़्यादा पिछले चीज़ों का डाटा का एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमें बस 1-2 दिन पहले की जो चीज़ें होती हैं या जो भी विंड्स होती हैं या आपकी हवाओं की रफ्तार होती है, उसी के अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, आगे के 2 दिन का जानकारी निकाल पाते हैं। तो इससे ये आपका पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता है कि कितनी तेज़ बारिश होगी या कितनी तेज़ बारिश नहीं होगी। तो और हम लोग यहाँ पे दीर्घ काल का क्या होता है, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म का क्या होता है, तो वहाँ पे जो निष्कर्ष आता है वो सही नहीं हो पाता है, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सत्य के करीब नहीं पहुँचता है। बट अगर हम लोग एवरेज दीर्घ में देखें, अगर एवरेज हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें कि हमारी जो क्या कहते हैं समुद्र की स्तर है वो समय के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें डाटा एनालिसिस की जा रही है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 50 वर्षों में हमारी जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, समय के साथ हम लोग इसका लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो यही चीज़ है स्टैटिक्स का, ये है कि स्टैटिक्स का जो नियम होता है वो दीर्घकाल और औसत रूप में ही सत्य होते हैं, अल्पकाल में इंडिविजुअली सत्य नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दिया हुआ है कि स्टैटिक्स आपका कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं होती है, मतलब कि आपका जो एक्यूरेसी की चीज़ होती है वो पूर्ण रूप से परिशुद्ध नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो अध्ययन करते हैं उसमें कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर करने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग किसी गांव का सर्वे करने जाते हैं तो उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग नहीं देखते हैं या प्रत्येक व्यक्ति से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, या संभवतः ये संभव भी नहीं होता है। जैसे आपकी जनगणना होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे देश के लोगों की जनगणना नहीं हो पाती है। जनरली हमारे कुछ लोग क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जैसे कि आपके 125 करोड़ की आबादी 2011 में हम लोग आकलित किए थे, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग 125 करोड़ लोगों को ही क्या किए थे, अध्ययन किए थे। हो सकता है इसमें 1-8 लाख कम हो या 1-8 लाख ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, आपके जो परिशुद्धता थी वो हम लोग क्या किए, इसको एक नंबर्स में ले आके सीमित कर दिए, या हम लोग उसमें जो नंबर्स में अशुद्धता थी उसको हम लोग एक नंबर्स में ले आके रख दिए। जैसे कि आपका 125 करोड़ हम लोग इसे 2011 में जनगणना को आकलित किए। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि जो भी नंबर्स अब में डिफ़ॉल्ट होते हैं या आपके कम ज़्यादा होते हैं उन्हें हम लोग इग्नोर करके एक न्यूमरेट में आपका नंबर ले आके रख देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है कि स्टैटिक्स पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट, या कह सकते हैं कि जो स्टैटिक्स होता है वो सभी लोग के बस की बात नहीं होती है। या हम लोग कहें कि अगर स्टैटिक्स से हम लोग कोई रिजल्ट निकालना चाहें तो वो संभव नहीं है कि हर व्यक्ति कोई रिजल्ट निकाल सकता है। स्टैटिक्स को रिजल्ट तक निकालने के लिए या स्टैटिक्स या डाटा को हम लोग रिजल्ट तक लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, बहुत सी टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्टैटिक्स का गहन अध्ययन होना चाहिए। तो ये जो गहन अध्ययन जिसके पास होता है वो कौन होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वही क्या होते हैं, सही रिजल्ट तक हमें कोई डिसीजन दे सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम लोग कोई डिसीजन करें या कोई स्टैटिक्स टूल लगा के डिसीजन निकालें तो वो कुछ और निकल सकती है, और एक्सपर्ट कोई डिसीजन निकाले तो उससे कुछ और आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोनों के रिजल्ट्स में क्या होगा, डिफर होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें पूरे टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो सांख्यिकी के टूल्स हैं वो सारे टूल्स हमको आने चाहिए। अब वो सभी लोगों को लिए जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को सभी टूल्स आने आवश्यक हों। तो एक्सपर्ट से आशा की जाती है कि उनके पास क्या होती है, सभी टूल्स का नॉलेज होता है, तो वो लोग सही निष्कर्ष निकालने के लिए हमें डाटा दे पाते हैं। तो यही चीज़ कहा गया कि सांख्यिकी का जो उपयोग है वो उचित विशेषज्ञ के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, या विशेष
जो आपके विशेषज्ञ होते हैं वही लोग इसका इस्तेमाल करके सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी लोग इसके निष्कर्ष को निकालने के लिए सामर्थ्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, दिया है कि बिना संदर्भ सांख्यिकी परिणाम भ्रमपूर्ण है, या कहें कि इसके लिए आपका जो रिजल्ट्स है वो मिसलीडिंग हो जाते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसको किसी न किसी रेफरेंस में रखकर ही क्या करते हैं, रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। सिंपल से ये लॉजिक समझिए कि अगर हमें ये पता चलता है कि किसी देश में आपकी क्या है, किसी देश में आपकी तृतीयक सेक्टर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं निकाल सकते हैं कि द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। हो सकता है कि तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हो रही है और द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम लोग किसी न किसी चीज़ से रेफरेंस देना पड़ता है कि हमें जो मेरा थर्ड सेक्टर है वो क्या द्वितीयक और प्राइमरी सेक्टर के कंपेरिजन ज़्यादा तेज हो रहा है, या केवल आपका तृतीयक के साथ साथ द्वितीयक और प्राथमिक सेक्टर भी क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमें चीज़ों को एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, रेफरेंस लेके या कोरिलेट करके रिजल्ट शो करना पड़ता है। अगर जैसे दूसरा एग्जांपल देखें सिंपल सा, कि अगर हम लोग किसी विश्वविद्यालय के नैक हम लोग क्या करते हैं, आपकी नैक रैंकिंग आती है, तो इससे ये क्या होता है, आपका किसी विद्यालय ग्रो करता है या कोई विद्यालय अच्छा है तो वो किसके परिप्रेक्ष्य में, किसी दूसरे कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग क्या करते हैं, उसका रेफरेंस देके करते हैं कि इस कॉलेज से वो कॉलेज ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हम लोग किसी न किसी संदर्भ से ही क्या होते हैं, रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं। कोई अकेला रिजल्ट हम लोग अध्ययन के लिए बिना रेफरेंस के हम लोग उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी सांख्यिकी होती है उसका हम लोग किसी न किसी से अगर संदर्भ नहीं करेंगे तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, आपके समझ के परे हो जाएगी, या स्थिति आपको समझने लायक नहीं होगा। हम उससे कोई भी चीज़ डिसीजन लेने के सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब यही आपका होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें रिजल्ट देंगे उसको किसी न किसी रेफरेंस से जोड़ कर ही रिजल्ट देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं, दिया था कि स्टैटिकल मेथड इज द ओनली मेथड ऑफ स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम, या कहें सांख्यिकी रीति समस्याओं का एकमात्र रीति नहीं है, या कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ही क्या हो सकते हैं, आपके सांख्यिकी अध्ययन हो सकते हैं। सांख्यिकी के अलावा भी विभिन्न से बहुत सी रीतियाँ होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। तो सांख्यिकी एकमात्र उपाय नहीं है हमारे किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए या किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा भी आपके बहुत से अध्ययन करने के स्रोत रहे होते हैं जिससे हम लोग किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपके यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं स्टैटिस्टिक्स की जिसे हम लोग आज देखे थे। आशा करते हैं ये वीडियो छोटा ही है, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई होंगी तो। इससे क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं जनरली, और ये जो जितनी भी चीज़ें शुरुआत की दी हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इसे लोग जनरली क्या कहते हैं, इजी समझ के छोड़ देते हैं। बट जब एग्जाम में क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए जैसे उनकी भी तैयारी हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।